भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है जो हमेशा शांति और अहिंसा में यकीन करता है। लेकिन दुनिया के कुछ मुल्क इसे भारत की कमजोरी भी समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसी देश में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुष भी हुए हैं, जिन्होंने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भारत पर हमेशा बुरी नीयत रखता है। 4 बार मैदान जंग में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत की ताकत का बखूबी अंदाजा होते हुए भी पाकिस्तान ललकारता रहा है। भारतीय सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी नापाक हरकतों ने और पैर फैला लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। भारतीय जवान पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इसका अंदाजा पाकिस्तानी अखबारों को देखकर भी लगाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर रक्षा मंत्री, सभी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए अपनी हरकतों से बाज आने को कहा है। अब देखना है कि पाकिस्तान भारत के इस नए रूप से क्या सबक लेता है। क्या अपनी हरकतों से बाज आएगा पाकिस्तान? भारतीय सीमा पर बंद करेगा फायरिंग? इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी है। बराबर करो। जिया न्यूज की इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं एस एन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करूंगा पाकिस्तान से हो रही लगातार फायरिंग के बाद भारत के मुंहतोड़ जवाब देने पर। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। भारत की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय जवान भी इन हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में अपनी हरकतों पर लगाम लगाने की चेतावनी दी है और पाकिस्तान को यह संदेश भी दे दिया है कि भारत के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। राज चक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी, विदेश मामलों के जानकार पीयूष पंत जी, भारतीय जनता पार्टी नेता संजय बाली जी, कांग्रेस प्रवक्ता शरद जहां फातिमा जी, साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे शिवसेना नेता सुभाष सावंत। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र में आज का सफर, खबरदार पाकिस्तान। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी है। भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग पर अब भारत के सब्र का बांध टूट रहा है। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए भारत ने कहा है कि वे अपनी नापाक हरकतों से बाज आए या फिर इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। भारत ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा भारत पर हमला। पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी कीमत। भारत की बार बार की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार फायरिंग पर भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए अपनी हरकतों से बाज आने को कहा है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन का कड़ा जवाब मिलेगा और पाकिस्तान को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए
कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। हमारे जवानों ने दिया सही जवाब। सीमा ललकारे तो बयानबाजी नहीं होती। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। विरोधियों की ओर से हो रही बयानबाजी पर भी हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि जब सीमा पर हमला होता है तो कोई बयानबाजी नहीं होती और ट्रिगर पर सिर्फ जवानों की उंगली चलती है। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान में हिलता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। अपनी हरकतों से बाज न आते हुए पाकिस्तान ने बुधवार की रात को भी भारतीय इलाकों में धुआंधार फायरिंग की। पाकिस्तान ने करीब 65 भारतीय चौकियों पर गोलियां दागी। इस फायरिंग में 8 लोग मारे गए हैं। जम्मू की सीमा से सटे इलाके कठुआ, सांभा, हीरानगर, आरएसपुरा को पाकिस्तानी सैनिकों ने निशाना बनाया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 दिनों से भारत के रिहायशी इलाकों पर फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग में 8 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 85 जख्मी हुए हैं। इस फायरिंग के चलते 7,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का भारत भी कड़ा जवाब दे रहा है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की 45 चौकियां ध्वस्त कर दी हैं और इसमें 18 पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर है। लगातार हो रही फायरिंग के बाद पाकिस्तान सीनाजोरी से भी बाज नहीं आ रहा। सीमा पर फायरिंग पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ ने बयान दिया है। पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए सक्षम है और भारत को जिम्मेदारी से कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि परमाणु देशों के बीच सीमा पर तनाव ठीक नहीं है। पाकिस्तान हमेशा अपनी आदत से मजबूर रहा है और भारत की शांति की पहल को उसकी कमजोरी समझता रहा है। लेकिन अब भारत भी पाकिस्तान को ईंट का जवाब देने के लिए तैयार है। देखना है कि पाकिस्तान को भारत की कौन सी भाषा समझ में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो पाकिस्तान को आखिर कौन सी भाषा समझ में आती है, मुद्दा ये उठता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद ये ठीक कहा कि जब सीमा पर गोलीबारी हो रही हो, गोलियां चल रही हो, तो नेताओं की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। यह दिगर है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित अन्य नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो चलिए इसे शायद हम ये मान लें कि विपक्ष की ओर से जो प्रहार हो रहे हैं उनका वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जो कुछ हो रहा है सीमा पर, उसका सीधा सीधा रिश्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है। इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। दूसरी ओर जबकि कांग्रेस की ओर से, एनसीपी की ओर से और अन्य दलों की ओर से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी पर इस बात को लेकर आक्रमण हो रहा है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया सकता। यह सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विवाद का मामला है कि जो कि हम भी मजबूर हो गए इस पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए, जबकि हमारी चिंता सचमुच अभी होनी चाहिए सीमा पर क्या हो रहा है, हमारे सैनिकों के साथ क्या हो रहा है और देशवासियों के साथ क्या हो रहा है, भारत सरकार की नीति क्या है, हम कहाँ तक सफल होंगे, हम इस पर बहस करते हैं। लेकिन दुखद रूप से नेताओं की बयानबाजी पर भी चर्चा करनी पड़ रही है और इस पर चूंकि प्रधानमंत्री ने भी टिप्पणी कर दी है इसलिए आवश्यक हो गया है। तो सबसे पहले हम सीधे चलते हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजय बाली जी मौजूद हैं। हम पहले उन्हीं से सीधे पूछ लेते हैं कि बाली जी, प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं
कि जब सीमा पर गोलियां चल रही हो तो नेताओं की बयानबाजी नहीं होना चाहिए, सैनिकों के ट्रिगर पर उंगलियां रहती हैं, यह तो ठीक है, लेकिन यह इससे कैसे इनकार किया सकता है कि यह मामला सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देशवासियों के हित से जुड़ा हुआ है। तो यह आरोप अगर आज विपक्ष लगा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर रहे हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? पहले तो विपक्ष को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपने ही इस चीज को बता दिया जी कि सेना को जवाब देना आता है जी और सेना जवाब देना जानती है जी। परंतु कई चीजें ऐसी हैं जो देश हित को देख के की जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से देना भारत जानता है जी। और गोली से गोली का जवाब दे भी देगा जी। और जब देगा तो उसका फायदा या नुकसान नहीं देखा जाएगा। जी। आपने ही कहा कि भारत की असमिता को देखते हुए काम करेंगे जी। हम भारत की असमिता को देखेंगे और उसके बाद काम करेंगे, मगर ये कोई ना सोचे कि हम डर गए। जी। भारत डर के नहीं बैठता। भारत ने पहले भी इस चीज को झेला है और उसको पार पाया है और उसमें विजय हासिल करी है। अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो उसको भी देखा जाएगा और पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा, और जवाब ऐसा होगा कि जैसे पहले मुंह की खाई है अब भी मुंह की खाएंगे। बाली जी, एक सवाल उठता है, ये आपने कहा उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अभी सीमा पर तनाव ही नहीं है, लगभग युद्ध की स्थिति में है। ऐसे में क्या यह उचित नहीं होता कि प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में बैठकर अपने रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव के साथ, अन्य सेनापतियों के साथ चर्चा कर रणनीति बनाते? वे महाराष्ट्र और हरियाणा में वहां चुनाव प्रचार में लगे, वे जो भी विधानसभा का चुनाव है, कोई आम चुनाव नहीं है। यह आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो इसमें कोई दम तो है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं दम जी। विपक्ष को तो कुछ चाहिए जी। और उनके पास कुछ है नहीं जी। अगर उनको अब एक ये दिख गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी रैलियां करेंगे उस रैलियों में इन सभी मुद्दों को उठाएंगे जी। और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उसको कांग्रेस का जवाब भी दे दिया। भारत के अंदर इस चीज के लिए ऊपर नहीं है कि हम उसके लिए जो कहेंगे उस हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी सब जानते हैं कि किस समय किसका जवाब देना है। इस समय कांग्रेस बौखलाई हुई है और वो बौखलाहट में वो कार्य कर रही है जो उसको नहीं करने चाहिए, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे वो स्वयं खुद। संजय जी, यहाँ एक सवाल उठता है और मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ कि आज की स्थिति में जो सीमा पर तनाव को देखते हुए क्या प्रधानमंत्री की चिंता सीमा को लेकर होनी चाहिए या अपनी पार्टी को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सीमाओं को लेकर ज्यादा चिंता है। उन्होंने ये जवाब भी दिया है कि कोई भी बयानबाजी ऐसी ना की जाए, क्योंकि जो जवान वहां पे खड़ा है वो अपने ट्रिगर के साथ जवाब देता है। जब वो ट्रिगर की बात कर रहे हैं तो जवान के लिए बात कर रहे हैं, वो देश हित की बात कर रहे हैं, वो कोई दूसरी बात नहीं कर रहे। इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को सबको समझने के बाद ये चीज़ बताई है कि अगर वो किसी प्रदेश में जाकर रैली में ये कह रहे हैं या यहाँ पर बैठ के उस चीज़ की चिंता नहीं कर रहे तो ये कहना बिल्कुल बेकार है, बेईमानी है। मोदी जी पूरे देश की चिंता करते हैं और वहाँ बैठे जो फौजी हैं जिनके हाथ में बंदूक है उसकी ट्रिगर की भी चिंता है। चलिए, आपको कहना है कि वो पूरे देश की चिंता करें। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे चल रहा हूँ फातिमा जी के पास। फातिमा जी, जो बयान सभी का है उसको आपने देख लिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि का, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं मुंबई और महाराष्ट्र नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। यह बड़ी विचित्र स्थिति है। हालांकि वो वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए और सीमा पर गोलियां चल रही हैं, हमारे जवान भी मारे जा रहे हैं, हमारे नागरिक भी मारे जा रहे हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं। उसकी जगह उनका यह बयान कि मैं वो नहीं छोड़ सकता महाराष्ट्र को या मुंबई को, यहाँ आतंकी हमले हुए हैं और सांप्रदायिक हमले हुए हैं, यह थोड़ा अजीब लगता है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे रहा है। इससे आप क्या सहमत हैं? खुद प्रधानमंत्री के बयान ही उनकी गंभीरता को दर्शा रहा है कि वो कितने गंभीर हैं देश हित के लिए या देश की जनता के लिए। जो जनता बॉर्डर पर बेकसूर जनता मर रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है? इलेक्शन से पहले 56 इंच का सीना और बड़े बड़े वादे कर रहे थे देशवासियों के साथ और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सामने आकर के बताते हैं कि उनके पास विदेश नीति क्या है या उनके पास रक्षा
के लिए वो क्या करना, रक्षा एक जो आदमी अभी तक एक रक्षा मंत्रालय नहीं इंडिपेंडेंट तौर पे बना सका, वो इंसान कितना ज्यादा सीरियस होगा देश हित के लिए या देश के जो सीमा है उसकी रक्षा के लिए, ये आप दिख रहे हैं। रहा सवाल कि ये बता रहे हैं कि हाँ हमारी सेना का ट्रैगर चलता है, ऐसी नौबत ही क्यों आई? जितने दिनों में 4 महीने 5 महीने इनकी सरकार बने हुए हैं और इसमें न जाने कितनी बार सीज फायर उल्लंघन हुआ, क्यों हुआ? ऐसी नौबत क्यों आई कि इतने सीज फायर उल्लंघन हुए? जब ये चाइना के प्रधानमंत्री के साथ बैठ के झूला झूल रहे होते हैं, उस समय चाइना की फोर्स जो है 100 किलोमीटर अंदर आकर के तंबू गाड़ रही होती है, उस वक्त इनकी नीति कहां चली जाती है? ये क्यों नहीं देश के सामने आकर के बताते हैं कि इनके पास क्या नीति है, ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? ये स्टेट घूम करके अपने सरकार स्थापित करना चाह रहे हैं, जबकि ऑलरेडी ये स्थापित हो चुके हैं। फिर ये क्यों नर्वस है, क्यों इनका कॉन्फिडेंस आज भी लूज है? इसलिए कि बीजेपी में खुद सहमति नहीं है, खुद इनको इनकी जो है महाराष्ट्र से इनको वहां से दिया जा रहा है डोज कि इनके पास 56 इंच का सीना कहां से चला गया। तो ये नरेंद्र मोदी जी की गंभीरता को साफ दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई परवाह नहीं है हिंदुस्तान की जनता या वहां पर बॉर्डर पर हो रहे हमलों का, बॉर्डर पर जो बेकसूर जनता मर रही है और वो पलायन पे मजबूर है। ये तो अभी ये स्टेट में जाकर के सिर्फ बीजेपी को स्थापित करना चाह रहा है, बीजेपी को नहीं खुद को स्थापित करना चाह रहा है। ये देश के लिए देश का कोई रोड मैप इन्होंने बनाया ही नहीं हुआ है अभी तक। 10 साल 1 मिनट सर 10 साल यूपीए की सरकार रही, एक बार भी छोटे मोटे झड़पें हुई हैं, इसे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के हालात नहीं बने थे। आखिर क्या वजह थी, क्यों इनकी डिप्लोमेसी इतनी कमजोर हो गई है? यूपीए सरकार बहुत ही कुशलता से पैनी नजर बनाए रखे हुई थी अपनी विदेश नीति पे कि कहां मुझे क्या करना है, कितने शांतिपूर्वक से और कितने शान से और कितनी मजबूती के साथ हमने पूरे दुनिया पे अपना दबदबा बनाया। मोदी जी इतने दिनों में क्या कर रहे हैं? 100 किलोमीटर तक चाइना की टीम चली आती है, सीज फायर का उल्लंघन होता है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मोदी जी क्यों नहीं सामने आकर के देशवासी को बता रहे हैं कि उनके पास क्या नीति है? नहीं, ऐसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसे में आप क्या चाहती है? अभी प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, कौन से कदम? प्रधानमंत्री को अभी दिल्ली में होना चाहिए था, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ बैठ करके इन्हें एक मैप तैयार करना चाहिए था कि इन्हें फ्यूचर में क्या करना है। देशवासी को सामने आकर के बताना चाहिए था कि हमें आपको घबराने की या आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ताकि सेना का मनोबल कुछ और बढ़ता। ये ट्रैवगर दबाने वाली स्थिति बोलने से सेना का मनोबल नहीं बढ़ता है, और अननेसेसरी हम अपने सेना को झोंक दें, ये भी कहीं से मुनासिब नहीं दिखता। सेना इसलिए होती है कि अगर सामने वाला आता है तो वाकई सेना जवाब देने के लिए ही होती है, लेकिन अननेसेसरी हम सेना को भी कुर्बान करने के लिए वहां पे नहीं खड़ा कर रखे हुए। क्यों हमारी नीति फेल हो रही है? क्यों हम शाल और साड़ी का आदान प्रदान करते हैं? क्यों नहीं हम समझ पाते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की नीयत अच्छी नहीं रही है? फिर क्यों हम इस तरह की हरकत कर लेते हैं, अपने आप को कमजोर क्यों दिखा लेते हैं? मोदी जी ने आते के साथ ही अपनी कमजोरी दिखाई। दोस्ती का इतना ज्यादा हाथ को सब कुछ मीठा कुछ ज्यादा हो जाता है तो उल्टी होने लग जाती है। इतना मीठा नहीं दिखाना चाहिए था। मैं थोड़ा आपको माली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राज ठाकरे ने आज आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी का रवैया वस्तुतः कांग्रेस के रवैया की तरह है। उन्होंने आपको और मोदी को बिल्कुल जोड़ दिया कि दोनों का रवैया एक ही है। देखिए, ये दोनों आदमी अपने अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने अपने फायदे के लिए, अब इसमें एक सेंटीमेंट जगाने की बात हो रही है और एक सेंटीमेंट जगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इनके इस रवैये से या इस तरह के सेंटीमेंट से में आकर के कोई भी हरकत कर लेगी। ये महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं मोदी जी को, चूंकि दोनों का 25 साल का संबंध टूट गया है, इन दोनों में डिवोर्स हो गया, तो ये एक दूसरे को गालियां देने पे मजबूर हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि हाँ ये कांग्रेस वाले हो गए हैं या फिर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ ही है, और हकीकत ये कि सही मानों में नरेंद्र मोदी जी को देश की कोई परवाह नहीं है। चलिए बाली जी, ये सीधा सीधा आरोप कांग्रेस की ओर से आपकी पार्टी पर लग रहा है, प्रधानमंत्री पर लग रहा है कि उनको देश की चिंता नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये जो बार बार सभी लोग ये जोड़ दे रहे हैं सीमा और चुनाव वो कोई देश का आम चुनाव नहीं, एक प्रदेश, 2 प्रदेश, हरियाणा ले तो 2 प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के सारा का सारा ध्यान केंद्रित है इन चुनावों पर बनिस्पत की सीमा के। ऐसा नहीं है जी, विदेश मंत्रालय भी अपना काम कर रहा है, हमारे रक्षा मंत्रालय भी अपना काम कर रहा है,
उन दोनों से वो टच में है, हर चीज की स्थिति और परिस्थिति जो है उनके संज्ञान में है। नहीं, टच में होना एक ये बात है, कह देना बाली जी, लेकिन प्रधानमंत्री की उपस्थिति क्या मनोबल बढ़ता है? सरकार का मनोबल, देश का मनोबल, सेना का मनोबल, प्रधानमंत्री अनुपस्थित है, ये बात बचती नहीं। मैं आपके सामने बैठ के एक बात कर रहा हूँ, इन्होंने, एक मिनट, मैं आप इनकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान में ना जी, इनके उस टाइम की अगर याद दिलाएं तो यहाँ पर तो थे ही नहीं मनमोहन सिंह जी। अभी भी जितनी घटनाएं हुई तो उसमें क्या थे, बाली जी वही बात, उसमें वो बात नहीं है। ये अपनी चीजों को भूल जाते हैं और दूसरे की याद रखते हैं। अरे अभी जुम्मे अभी दिन कितने हुए हैं, अब आप देखिए तो सही, आपकी दिक्कतों को हमें तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। आपने इतनी मुसीबतें पैदा करके गए हो हिंदुस्तान के लिए, 60 साल के शासन काल में आपने हिंदुस्तान को गुलाम की सीढ़ियों पे लाके खड़ा कर दिया है। आप कहते हैं इस्तकबाल नहीं करना, पाकिस्तान के अगर यहाँ पे आए थे उनका इस्तकबाल करना बुरा था क्या? इसकी किसी को हाथ बढ़ाना आगे बुरा था? माननीय मोदी जी ने भी और हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर बुला के उनका इस्तकबाल किया तो गलत किया। हम तलवार लेके हाथ में नहीं चलते हैं सबकी तरह, हम पहले उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उस बात का भी जवाब देते हैं जो माननीय अटल जी ने भी दिया था। अटल जी ने भी जवाब दिया था, अगर जरूरत पड़ेगी तो मोदी जी भी जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे, हमारे हिंदुस्तान की जनता भी जवाब देना जानती है। कोई किसी के उसमें नहीं रहना है, कोई आतंकवाद नहीं पसंद करता, सब अमन और शांति से रहना चाहते हैं। आपने अभी तक अमन और शांति की तो बात करी नहीं, आप सिर्फ राजनीतिक बात करने पे टूके। आप अमन और शांति की बात करिए, आप देश को एकजुटता की तरफ ले जाने का काम नहीं कर रहे हैं। आप अमन शांति चाहते नहीं। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में क्या करवाया आप देख लीजिए, आपके सामने उत्तर प्रदेश का हाल है, वही हाल आप पूरे हिंदुस्तान में करवा रहे हैं। बॉम्बे की बात करते हैं, बॉम्बे में हमले हुए, किसने कराए? पाकिस्तान ने कराए। सारे हमले किसने कराए? पाकिस्तान ने कराए। हिंदुस्तान तो अभी तक अमन की बात करता है, उसको क्यों नहीं लेते? क्या वजह है कि जब आग्रा में मुशर्रफ आते हैं उसके बाद कारगिल हो जाता है? क्या वजह है कि जब नहीं माना था तो फिर आप लोगों ने कांग्रेस के टाइम में वार्ता ही नहीं करी ना। आप है नहीं उस तरह स्थिति में क्योंकि आप वार्ता कर सके। आपके पास कुछ भी नहीं था, ना आप विदेश गए, ना आपकी विदेश नीति थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर विदेश जाते हैं तो वो खुल के बात करते हैं, वो पब्लिक के सामने आती है। आपकी विदेश नीति क्या थी? कुछ नहीं। आप जीरो से शुरू हुए और जीरो पे आगे हिंदुस्तान को छोड़ दिया। 65 साल बाद फिर हमें दोबारा खड़ा होना पड़ रहा है। 49% दे दिया। आज हमें 65 साल बाद बोलेंगे, हम लोग 65 साल के बाद दोबारा खड़ा होना पड़ रहा है हमें। पाकिस्तान और सीमाएं आपके पास बाली जी हम फिर आएंगे। पंत जी हमारे साथ विदेशी मामलों के विश्लेषक पीयूष पंत जी मौजूद हैं। पंत जी, यह बड़ा विचित्र लगता है, अमन शांति की बात हुई, यह सही कि भारत एक अमन शांति पसंद देश है, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाता है और इतिहास गवाह है तो देश की पूरी जनता एक साथ जवाब देने के लिए सोचते हैं। लेकिन आज यह लगता है कि यह हो क्या रहा है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि युद्ध की स्थिति में कभी भी भारत के साथ वो पार नहीं पा सकता है, वो अच्छी तरह जानता है हर दृष्टि से। इसके बावजूद वो बार बार क्यों ललकारता है? और अभी पिछले कई दिनों से, अभी तो इसको हम माने कि युद्ध की स्थिति है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, और सारे दबाव के बावजूद वो मान नहीं रहा है। पहले ये कहा जाता था कि जैसे कि अमित शाह ने आज कहा है कि फायरिंग पाकिस्तान शुरू करता था और ख़त्म करता था, इस बार फायरिंग पाकिस्तान ने शुरू किए तो ख़त्म हम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है। इसमें अनेक संकेत भी छुपे हुए हैं, लेकिन हमारी चिंता के विषय और आपसे हम जानना चाहेंगे आखिर ऐसा क्या है, पाकिस्तान के साथ क्या मजबूरी है, या पाकिस्तान का मकसद क्या है कि यह जानते हुए भी कि अगर युद्ध होता है तो हारेगा, उसके बावजूद सीमा पर हमले कर रहा है, गोलियां चला रहा है और उकसा रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं जी, वो लगातार इसी धुरी पे चलते रहते हैं जी। और इसके पीछे जो है खासकर पाकिस्तान के जो अंदरूनी राजनीतिक हालात हैं जी, वो जिम्मेदार होते हैं जी। जब वहाँ पे देखिए जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसने अपने को एसर्ट करने की कोशिश करी है जी। और भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करी है, जी। तो सेना ने वहाँ हस्तक्षेप किया है और ये चलने नहीं दिया है। आपको ध्यान होगा कि अभी जो पिछले बार भी जब नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया नवाज शरीफ साहब को, उस समय बड़ी कश्मकश थी, उनको सेना से जब तक क्लियरेंस नहीं मिली तब तक वो आ नहीं पाए यहाँ पे, और नवाज शरीफ इंडिपेंडेंटली काम करना चाह रहे थे। पिछली बार भी जब वो थे प्रधानमंत्री तो वाजपेयी जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो जितनी दोस्ती का हाथ उन दोनों के बीच बढ़ा था उस समय में, मेरे ख्याल से अगर हम देखें पहले नेहरू के टाइम में और इंदिरा गांधी के टाइम में जब भुट्टो साहब थे तो जो कुछ उनकी दोस्ती बढ़ी थी, उसके बाद ऐसे कोई हालात नहीं आए थे।
तो वो भी इन्होंने जो है ख़त्म किया। तो सेना की अहम भूमिका होती है। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले महीनों में आपने देखा जिस तरह से इमरान खान और कादरी साहब ने पूरा का पूरा पार्लियामेंट का घेराव किया था, जो राजनीतिक हालात वहाँ बन गए थे, उसको लेते हुए ये था कि सेना ने अपनी स्थिति मजबूत करी और नवाज शरीफ को कमज़ोर किया। फिर आपने देखा कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जब तक की उम्मीद थी कि पाकिस्तान मुद्दा नहीं उठाएगा, लेकिन नवाज शरीफ को आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, एकदम वो थके हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उनके कंधे पे, जो उनके सर पे बंदूक रखी हुई है सेना ने, और उनको कहना पड़ा कि ये एक मुद्दा है जो सार्वजनिक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, वो यूएन के पटल पे वो लेके आए उसको, जबकि ये एक बायलैटरल मुद्दा माना जाता है हमेशा से, जो है कि द्विपक्षीय मुद्दा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन कहा भी। तो ये लगातार जो सेना जो हस्तक्षेप करती रहती है, और ये भारत और जो पाकिस्तान की सेना है वो वहाँ पे जो है वहाँ की विदेश नीति को और रक्षा नीति को जो है वो वहाँ पाकिस्तान की अभी सेना तय तत्कालिक करती जो रहती है। हाँ, तो अभी जो सीमा पर हो रहा है उसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मकसद यही है। एक तो देखिए अब जाड़े के दिन आ रहे हैं, तो इस टाइम उसके पहले जो है वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ती है कश्मीर में, तो इससे भी इस तरह इस समय जो आपने देखा लगातार जो ज्यादा जो सीमा उल्लंघन हो रहा है, तो वो ही एक मकसद है कि जितना हो सके घुसपैठियों को जो है कि आप वो एक स्थिति का फायदा उठा के अंदर कर दें। दूसरा ये है कि अभी भी आप देखिए हालात जो बने हुए हैं, तो एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान की तरफ से इस बार रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि नरेंद्र मोदी आ गए हैं, और एक जो राष्ट्रवादी जो एक उभार है आपने देखी, जो जैसे पाकिस्तान में भी क्या है, एक धार्मिक आधार पे एक सरकार चलती है वहां पे। वो देश तो खुले रूप से अपने को एक धार्मिक देश कहता है, जिसका कि एक इस्लामिक स्टेट है, वो हमारा देश नहीं है। लेकिन भाजपा का जो हिंदुत्व का एजेंडा है और जो हिंदुत्व को लेकर वो आगे बढ़ती, उसमें भी जो है देश का गौरव और एक राष्ट्रीयता की भावना, उसके तहत अगर आपने देखा जो बदलाव हम देख रहे हैं कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना वाला, इससे क्या होता है, आप राष्ट्रीय भावना का उभार करते हैं। तो ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और खासकर नरेंद्र मोदी जिसको साइड से आगे बढ़ा रहे हैं, फ्रंट से तो वो कॉर्पोरेट एजेंडा जो उनका है, बिजनेस करना, विदेशी पूंजी लाना, लेकिन साथ साथ जो है एक हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले आना, उसमें भारतीय गौरव, इन सब चीजों को आगे उभारना। और ऐसे देश हमेशा देखिए, इजराइल के साथ जिस तरह से वो मिले वहां जाके इजराइल के राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी, वो और इजराइल भी एक बहुत ही बड़ा जो है इस राष्ट्रवादी देश है। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि एक राष्ट्रीय भावना को उभारना, उसके तहत देखिए अभी भी जो है कि जो खबरें आ रही हैं उसमें जो हमारा गृह मंत्रालय है और जो पीएमओ है, उसमें एक कोई साझा नीति नहीं चल रही है जो जवाब देना है पाकिस्तान को। गृह मंत्रालय चाहता है कि इस तरह से हम जो है जवाब न दें ताकि एक युद्ध की स्थिति न बने। वो युद्ध की स्थिति चूंकि हम चाहते हैं कि शांति से मकसद हमारे मसले सुलझें। दूसरा जो है कि जिस तरह से सेना वहाँ पे घुसपैठियों को रोकने में लगातार सफल हुई है पिछले कुछ महीनों में, कम से कम साल भर में, वो सेना के उस जो उसकी स्ट्रेटजी है उसको एक धक्का लगेगा अगर हम युद्ध की वहाँ युद्धोन्माद पैदा हो जाता है, युद्ध की स्थिति बनती है। तो वो भी एक डिफरेंसेस चल रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तो वो भी भाजपा को फायदा देगा कि देखो हम जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये सवाल किया गया, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया चीन के संदर्भ में कि साहब जब वहां से घुसपैठ हो रहा था वो अंदर आ रहे थे, आप झूला झुला रहे थे। तो इस तरह की बात देखिए, असल में विनोद जी क्या है कि हमारी जो ये सीमा सुरक्षा की जो एक मसला है ना, वो एक फुटबॉल है राजनीतिक मैदान में, और हर पार्टी जो है उसको एक किक मारती है उसको। जब ये थे सत्ता में, यूपीए थी, तब जो है भाजपा कहती थी कि साहब वो हमारे सैनिक का जो है गर्दन कलम करके ले गए, आप बिरयानी खिला रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि वो अंदर आ गए और आप झूला झुला रहे थे। तो ये, लेकिन हमें सोचना होगा कि हमारे देश हित में वाकई क्या है, इसका कोई हमें राजनीतिक फायदा लेने से गुरेज करना होगा, नहीं तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान का कोई भी सीमा विवाद हो, देखिए हमें यह मानना ही पड़ेगा, सीमा विवाद जो है आपको बातचीत से ही सुलझ सकता है, वो चाहे भारत और चीन के बीच में हो, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में है। तनातनी से और युद्ध से आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और न कुछ हासिल होने वाला है। बिल्कुल, आपके पास जी हम फिर आगे बने रह गए। तो पाकिस्तान लगातार भारतीय इलाकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रहा है, लेकिन भारत ने भी कड़ा जवाब देते हुए कई पाकिस्तानी चौकियों को अपना निशाना बनाया है। पाकिस्तान के अखबार भारत विरोधी हेडलाइन से भरे पड़े हैं। आइए इस खबर को अहमियत देने वाले कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर डालते हैं एक नजर। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई और सीमा पर तनाव को लेकर पाक मीडिया में हलचल बढ़ गई है। कोई अखबार भारतीय फायरिंग में 10 पाकिस्तानियों के मारे जाने का दावा कर रहा है, तो कोई 12 की मौत का। कोई अखबार भारत की ओर से की गई गोलीबारी में
पाकिस्तानियों के हताहत होने के बढ़े आंकड़ों का जिक्र कर रहा है तो कोई गोलीबारी से प्रभावित गांवों का हाल दिखा रहा है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार द डॉन ने भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई की रिपोर्ट देते हुए लिखा है कि भारत की ओर से की गई ताजा फायरिंग में सियालकोट के 2 और लोगों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तान के एक और अखबार द नेशन ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट शहर के हाल पर अपनी रिपोर्ट देते हुए लिखा है कि भारत की ओर से की गई गोलीबारी में 12 पाकिस्तानियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस रिपोर्ट में भारतीय सेना की गोलीबारी से प्रभावित ग्रामीणों के अपने घर छोड़ने की बात भी कही गई है। पाकिस्तानी ऑब्जर्वर ने सीमा पर फायरिंग और तनाव को लेकर पाकिस्तानी सरकार के रुख को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौजूदा हाल का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तानी सरकार ने हालात पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई है। साथ ही रिपोर्ट में भारत की ओर से नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की बात भी कही गई है। पाकिस्तानी मीडिया समूह दुनिया न्यूज ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिक्र किया है। दुनिया न्यूज ने हरपाल सेक्टर में हुई पाकिस्तानियों की मौत के लिए भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना लगातार 7वें दिन भी पाकिस्तानी चेकपोस्ट को निशाना बना रही है। जियो न्यूज ने भी भारतीय सेना पर गोलीबारी का आरोप लगाते हुए पाकिस्तानियों की मौत के आंकड़ों को पेश किया है। जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भारतीय सेना के लगातार हमले में पाकिस्तानियों की मौत की तादाद बढ़ रही है। रिपोर्ट में सियालकोट के हरपाल सेक्टर में हुए ताजा हमले का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत की बात कही गई है। पाकिस्तानी मीडिया को देखकर इसका अंदाजा तो बखूबी हो रहा है कि भारत किस तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखना है कि इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आता है नहीं, यह एक लटकिया प्रश्न है। लेकिन अभी हमारे साथ शिवसेना के नेता सुभाष सावंत जी जुड़ गए हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं। सावंत जी, आपकी ओर से, आपकी नेता की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके चुनावी प्रचार को लेकर कि सीमा पर आग लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मुंहतोड़ जवाब देने की जगह शब्दों से जवाब दे रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने एक रिपोर्ट देखी, पाकिस्तानी अखबारों ने इस साफ साफ कहा है और उससे पता चल जाता है, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत की ओर से सीमा उल्लंघन हो रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट छप रही है वहां पर, उससे और जो वहां पर हताहतों की जो संख्या है, उससे साफ पता चलता है कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हमारे यहां अगर 2, 3, 4, 5 मौत हुई है, उससे कई गुना ज्यादा वहां लोग मारे जा रहे हैं। सो यह आरोप शिवसेना का लगता है खरा नहीं उतर रहा है कि भारत जवाब नहीं दे रहा, भारत जवाब दे रहा है। हाँ, अब यह बात दिगर है, आपका है कि प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सफाई आई है कि तकनीकी के इस युग में कोई आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही बैठ करके सारा निरीक्षण करें। वो जहां भी हैं उनको पल पल की खबर मिल रही है और हर पल वो दिशा निर्देश कर रहे हैं, सरकार का भी और सेना का भी। ऐसे में अब जो बात सामने आई है, उससे लगता है कि आपका यह आरोप गलत है कि भारतीय सेना या भारत सरकार या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? विनोद जी, हम कब से झेल रहे हैं, गए कई सालों से झेल रहे हैं जी। हम खाली गिनती कर रहे हैं, सर कितने कटे, कितने मरे, कितने क्या। अब पाकिस्तान में ऐसा वो बता रहे, वास्तवता तो कोई हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ तो हमको दिख रहा है ना, हमारे आदमी मर रहे, हमारे जवान मर रहे, हमारे गोलियां हमारे जवानी के सीधे में जाती है। ये सब कुछ हम आंखों से दिख रहा है, आपके मीडिया द्वारा देख रहे हैं जी। रही मैं नरेंद्र मोदी साहब का बहुत फैन हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। एक मर्द आदमी हिंदुस्तान को मिला ऐसा लग रहा है, लेकिन जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में क्या सीख के आए? अमेरिका में एक सीखना उन्हें जरूर था, ओबामा ने घुस कर पाकिस्तान में वो लादेन का खत्मा किया, वही अमेरिका है। हम क्यों नहीं करते? घुस जाओ और जो भी आती रही उसको खत्म करो और एक बार सब पूरा मतलब खत्म करो ना। आज तुम बात करोगे, कल चाय पियोगे, कल नाश्ता, फिर होटल में मीटिंग, फिर क्रिकेट, ये सब देख देख के हम लोग थक गए विनोद जी। हम हमारे आदमी मरते देखते हैं,
मुंबई का हमला हो या कहाँ अतिरेकी घुस रहे, तोड़ रहे, फोड़ रहे, मर्डर कर रहे, काट रहे, ये सब हम आंखों से देख रहे हैं। अरे अमेरिका से एक तो बात सीखो, बाकी डेवलपमेंट, बिजनेस वो सब होते रहेगा, लेकिन उस ओबामा की एक बात देखो, जो इसने ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया, उस लादेन को घर में घुसकर खदेड़ कर मारने वाले ओबामा का थोड़ा अपन लेना चाहिए। और वही मुझे हम हिंदुस्तान की जनता वही चाहती है, जो अतिरेकी का प्रमुख है उसको जाओ ना पकड़ो। इतनी तो हिंदुस्तान के जवानों में ताकत है, इतनी तो मजबूती है। हमारा देश आज भी बड़ा है, कल भी बड़ा रहेगा, और हिंदुस्तान से जो जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारी वास्तवता है। तो किस बात का डर है? हिंदुस्तान के नागरिक तैयार है। अरे युद्ध वो करते, हम लोग थोड़ी करते। गोलियां वो मारते, हम लोग थोड़ी मारते। हमारे जवानों को सिर वो काट के फुटबॉल खेलते हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे मसले से। और जो भी भाई साहब बोल रहे हैं ना कि चर्चा से बात सुलझ सकती है, मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, थोड़ा एक 15 दिन बॉर्डर के ऊपर रह के देखिए, फिर हाथ जो आप बोलेंगे चर्चा से बात कैसे जीते हमारे बाजू बाजू के लोग, वो बेचारे वही जानते होंगे। हम तो इस मुंबई में अच्छे, हम इस महाराष्ट्र में अच्छे, हमको कोई लेकिन हमारे जवान दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। उस जवान को सैल्यूट है, उस हमारे एक आर्मी को सैल्यूट है, लेकिन उस आर्मी को बोलना चाहिए। युद्ध में कितने मरते हैं, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है, ये आपको पता है? अंदर अरे युद्ध में कितने मरते हैं, कितने सैनिक मरते हैं, कितने अफसर मरते हैं, कितने आम नागरिक मरते हैं, देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। जरा वो सोचिए, और क्या हासिल होता है युद्ध से? ये पीयूष पंत जी है, नाम बोलो। ये पीयूष पंत जी है, विदेशी। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप जरा चुप बैठिए। नहीं, आपने बात उठाई इसलिए मैं कह रहा हूँ, युद्ध से हासिल क्या होता है? ये रहेगा, दर्द होगा, लेकिन हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करे। हमारे देश के पंतप्रधान से हमको अपेक्षा है कि उसका ईंट का जवाब पत्थर से ऐसे नहीं, यहाँ से छूट-फूट करके नहीं चलेगा। ओबामा का सीखिए, ओबामा में अमेरिका में नरेंद्र मोदी जाके आए, वो एक पल अगर सीखेंगे ना तो उस अतिरेक का खदेड़ के रखने का काम करेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? तो वही ओबामा तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। कितने बार बातचीत हो उस ओबामा ने भारत को कोई आश्वासन नहीं दिया पाकिस्तान के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं आप? सावंत जी, तो आप क्या चाहते हैं? भारत को सीधे युद्ध में चला जाना चाहिए? क्या बात कर रहे हो? इतिहास हाँ, क्या भारत को आप चाहते हैं कि सीधे विनोद जी, क्या आप चाहते हैं कि भारत सीधे पाकिस्तान के साथ पूरे युद्ध में उतर जाए? जी, इस अतिरेक का मुखिया कौन है? या अतिरेक की बात नहीं, आतंकवादी नहीं है, वहाँ सेना फायरिंग कर रही है। सावंत जी, मिलिट्री नहीं कर रही है, ये आतंकवादी कर रहे हैं। उनके बाहर में, इनके आड़ में आतंकवादी यहाँ फायरिंग कर रहे, मिलिट्री फायरिंग करते हैं। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ, पाकिस्तान अतिरेक के हाथ में है, पाकिस्तान आर्मी के हाथ में नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ, एक सैनिक, शिव सैनिक के नाते मुझे यही मैं चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं राजनीति क्या है, मुझे मालूम नहीं युद्ध क्या है, लेकिन हमारे देश के नागरिक आज बेफुजल मर रहे हैं और हम देख रहे हैं। वही बात मुझे कर रहा है विनोद जी। बाकी मुझे नहीं, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, अरे हम तो 60 हिंदुस्तान की जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद तो तब से झेल रहे हैं ना हम। कितने साल झेला है। इंदिरा गांधी ने उनको खदेड़ के रख दिया, शास्त्री ने खदेड़ के रख दिया, अब बारी नरेंद्र मोदी साहब की है। हम उनसे बहुत अपेक्षा करते हैं। छोड़ो यार महाराष्ट्र का चुनाव, छोड़ो हरियाणा का चुनाव, आप वहाँ दिल्ली में बैठकर उस आर्मी को बताओ कि अगर ये करेंगे तो इसका जवाब उल्टा ज्यादा से ज्यादा। चलिए सावंत जी बहुत अच्छे। विनोद जी, नहीं, मैं आपकी भावना, नहीं, आपकी जो भावना है उससे मैं सहमत हूँ। आपकी भावना से ये हमला भूल गया जो मुंबई में हुआ था, जिसमें कसाब ने वो सब कुछ किया था, ये हमला भूल गए। अगर उस हमले को याद रखते तो ये बात नहीं बोलते। अगर इतना बोलने की है तो उस हमले को भी याद रखो। जख्म को हमेशा हरे रखो, जब तक उस जख्म को नासूर और उसको बिल्कुल उखाड़ ना दो तब तक याद रखो। हमारी सेना के ऊपर हुए वार को सेना हमेशा याद रखती है, और सेना उसका बदला लेगी और सेना उखाड़ के फेंक देगी। आप वो दिन भूल गए जिस दिन बम्बई जल रहा था, जिस दिन बम्बई जल रहा था उस दिन कहाँ थे शिवसेना के?
आज बोलते हैं। मैंने पूछा नहीं, मैं विनोद जी क्यों बोल रहा हूँ? नहीं चलिए, आज प्रधानमंत्री सावंत जी बता दें। अरे भाई साहब, आप उस समय कहाँ थी शिवसेना? विनोद जी से बात कर रहा हूँ। जिस वक्त मुंबई जल रहा था, मुंह चुप बैठिए। जिस दिन मुंबई में अरे चुप बैठिए, आतंकवादी पूरा हमला कर रहे थे, नहीं है उस वक्त तो नहीं बोले। आपको कोई अधिकार नहीं है। नहीं उनको बोलने, वो भी पार्टियां बोलने का अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र में बैठे आप ही को है। अधिकार है, समझिए, सबको बोलने का अधिकार है। आपके पास सब फिर आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ कहा है कि वो मुंबई को भूल नहीं सकते जहां आतंकवादी हमला हुआ था, और सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले मुंबई में ही हुए हैं। सावंत जी मुझे बोल रहे हैं? हाँ, मैं आपको आज याद दिला दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो मुंबई और महाराष्ट्र को नहीं भूल सकते जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए। मैंने वो गंभीर है, जैसे आपके बारे में चाहते हैं कि शायद आपकी बात उन्होंने सुन ली हो। आपके पास मैं फिर आऊंगा। अभी हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुदेश जी नहीं आपके पास आएंगे। सावंत जी, जरा समय की कमी है। हमारे पास साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, अभी तक आपने हर पक्ष की बात सुनी। यह तो तय है, जैसा पंत साहब ने कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और भारत जैसा विकासशील देश यह अफोर्ड नहीं कर सकता। पिछले युद्ध में हम विजयी भी हुए हैं, लेकिन उसका दंश वर्षों भारत की जनता उसको सहती रही, और हालत यह हुआ कि हमारे विकास के सारे कार्य ठप पड़ जाते हैं। जो आर्थिक जो बोझ पड़ता है वो हमारे विकास के जितने कार्यक्रम है, जितनी योजनाएं हैं, उन पर विराम लगा देती हैं। एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो पंत जी ने कहा और हमारे बाली जी ने भी इशारा किया कि यह जो हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का मकसद क्या है। तो जैसे कि अभी सर्दियों के दिन आने वाले हैं, और यह कुछ इस तरह करके घुसपैठियों को यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजना चाह रही है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात और बीच में इजराइल की बात आई। वो इसलिए मुझे मेरे ध्यान में आया कि आज आदित्य ठाकरे जैसे युवा ही कहेंगे, बिल्कुल मैंने युवा राजनीतिज्ञ ने इजराइल की चर्चा करते हुए कह दिया, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वह इजराइल की भांति अपनी नीति, विदेश नीति तय करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपको क्या लगता है कि यह जो पाकिस्तान का जो मकसद है, सीमा पर अभी जो ताजा गोलीबारी चल रही है, वह क्या हो सकता है? और कहीं इसकी आड़ में, वैसे ये बहुत आम बात हो गई कि उनका जो आंतरिक स्थिति है, वहां सेना का दबदबा है, वहां प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, वो जो सेना चाहती है वो कराता है, यह आम आरोप लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पाकिस्तानी अखबारों की रिपोर्ट भी आपने देखी, भारत जिस तरह से जवाब दे रहा है, भारत चुप नहीं बैठा हुआ, स्पष्ट है। जैसे हमारे गृह मंत्री ने पहले कहा था, राजनाथ सिंह ने, फिर हमारे रक्षा मंत्री जेटली साहब ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, और दे रहा है। यह बात पाकिस्तानी अखबारों, वहाँ की मीडिया द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। लेकिन अब होता है कि हम आखिर देश करें तो क्या करें, क्योंकि यह एक आम राष्ट्रीय भावना है कि अब बहुत हो चुका, एनफ इज एनफ। आखिर हम कब तक यह दंड सहते रहेंगे, क्योंकि वो चिकोटी काटते काटते सिर काटने लगे, और सिर काटने के बाद अब गोलियां चलाकर निर्दोष नागरिकों को भी भूनने लगे हैं। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है कि भारत को एक पूर्ण युद्ध के रूप में, बल्कि एक निर्णायक युद्ध की तैयारी के साथ सीमा पार कर लेना चाहिए? देखिए, आपने बहुत से इश्यूज रेज कर दिए विनोद जी। जी। लेकिन ये एक फैक्ट है, जी। हम कोशिश करते हैं आंसर करने की। जी। ये एक फैक्ट है कि पहली बार जी। मैं हेडलाइंस देख रहा हूँ सारे टेलीविजन चैनल्स पर जी। कि इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी। ये कारगिल के बाद ये पहला ऐसा लग रहा है कि कुछ इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान वो गली के गुंडे नहीं होते हैं, गली के गुंडे आए, छेड़खानी कर दिए, मार दिए, चल दिए, उस तरह करता था। पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा था कि मोदी की लीडरशिप में इंडिया कैसे रिएक्ट करता है। और इस बार तो हद ही पार हो गई जब उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और सिविलियंस मारे जाने लगे। और उस पर प्रश्न खड़ा हुआ कि जो मोदी बोलते थे कि तुम सर काट के ले जाओगे तो हम भी ले आएंगे, वो मोदी क्या रिस्पांस देते हैं। और जो रिस्पांस भारतीय नागरिक, आपको पता है कि डीजीएमओ की जो मीटिंग होने वाली थी, सेलिंग करने के बाद पाकिस्तान आता है, बोलता है डीजीएमओ की मीटिंग करो। मीटिंग कैंसिल हुई क्योंकि बोला गया कि आप पहले सुधरिए, और उसके बाद इस टाइम को यूज किया गया उन्हें जवाब देने के लिए। अगर जवाब नहीं दो तो आपको बोला जाता है आप कमजोर हैं,
और आप उसी तरह कर रहे हैं। जवाब दो तो आप बोलते हैं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये गलत है। पहले भारत को अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि वो स्ट्रेंथ है, और ऐसे जो कारनामे पाकिस्तान करता रहता, अब पाकिस्तान इंडिया पर कोई अटैक उटैक करके या कुछ छुटपुट बमबारी करके अपने इंटरनल क्राइसिस को रिजॉल्व कर ले, वो जमाना चला गया। ये पहला मैसेज गया इससे कि आप नहीं कर सकते ऐसा, आप अपने इंटरनल क्राइसिस को अपने तरीके से चलिए, हमें मत बनाइए। तो एक लेसन मिला है पाकिस्तान को। और लोगों ने ये भी बोला, मैंने बहुत लोगों का पढ़ा, पहले लोग बोलते थे कि मोदी बड़े 56 इंच का सीना, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला, उसकी बात करते थे, अभी क्या हो गया। और वही लोग अब बोलने लगे कि मोदी ऐसा रिस्पांस क्यों दे रहे हैं। दूसरा इशू आपने रेस किया कि प्रधानमंत्री, जो शिवसेना ने किया, आपने उसको बताया कि प्रधानमंत्री दिल्ली में क्यों नहीं है। ये एक फैक्ट है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में हो या कहीं भी हो, उससे फर्क क्या पड़ता है। आप तो बोलते थे कि बड़ा सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लेते हैं। अब जब डिफेंस मिनिस्टर एक्ट कर रहा है, बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंदर है, वो एक्ट कर रहा है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एनएसए से डायरेक्ट टच में नरेंद्र मोदी है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, उन्हें सक्षमता पर अपने लोगों का भरोसा है, और उसके बाद वो एक्शन ले रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कैंपेन करता है इलेक्शंस में, ये बोलना नहीं करता है, गलत है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत को नॉन गवर्नेंस और करप्शन और जो धरातल में हम पहुंच चुके थे, वहां से अगर ले जाना है तो एक नई गवर्नेंस की श्रृंखला पर वोट पड़नी चाहिए स्टेट में, और ये उसकी तैयारी है। इस चीज़ को हम न भूलें। और हर बार जब पाकिस्तान की कुछ बात होती है, जैसे शिवसेना ने बोला कि क्या ये प्रो मुस्लिम होते जा रहे हैं, मैंने बहुत से चैनल्स में देखा ये, और मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम कब थे, कब उन्होंने बोला कि हिंदुत्व, अभी पंत जी ने बोला हिंदुत्व, कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस की बात करना क्या हिंदुत्व है? वो किस पाकिस्तान पर अगर जवाब देते हैं तो क्या ये हिंदुत्व है? पाकिस्तान को भारतीय मुसलमान के साथ जोड़ के देखना बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं, पाकिस्तान पे अटैक करके आपको भावना भड़काना, कैसे भड़काना? अटैक कौन कर रहा है? नहीं, क्या हम जवाब भी नहीं दें? आप हमें मारते जाइए, थप्पड़ मारिए, और हम जवाब दें तो आप बोले अटैक कर रहे हैं। जवाब कौन से अटैक की बात है? तो आप हमेशा देते रहे, ऐसा नहीं देते रहे। ऐसा जवाब कभी 99, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। पहले खबरें बाहर लाई नहीं जाती थी, अब ये सब प्रयास खबरें बाहर लाई जा रही है। 1999 के बाद पहली बार सेना को ऐसे आजादी दी गई है कि तुम सैनिक हो, जाके लड़ाई करो अपनी। हाँ, इसलिए कि आपको लगे कि भाई हम भी तो नहीं दिया जाए, पड़ोसी पे अटैक कर सकते हैं। पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाए। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन पहले भी जो है भारत की सेना जवाब देती थी। कारगिल से बाद अब तक तो बता दीजिए क्या जवाब दिया था। कारगिल के बाद से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने आने के बाद जवाब दिया है। कुछ कर नहीं रहे हो, और अब कर रहे हो तो बोल रहे हो क्यों कर रहे हो? वो जवाब नहीं बनती थी, वो जवाब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जवाब दिया नहीं सकती ना, क्योंकि कांग्रेस अधीन है। हाँ, कांग्रेस तो अधीन चल रही थी। 56 इंच का सीना लेकर के कांग्रेस ऐसे लग रहा था जैसे अधीन है। मैं सबों के लिए मैंने एक जानकारी देना चाहूंगा। जैसा सुदेश जी आपने कहा कि यह पहली बार हुआ कि भारत ने जवाब दिया और सेना को छूट दी गई, यह गलत है तथ्य। 1965 में जब पाकिस्तानी 1999 के बाद मैंने बोला, हाँ, हम कारगिल के बाद की बात कर रहे हैं मान्यवर। मैंने कहा उसके पहले 1965 में जब पाकिस्तानी घुसपैठ हुई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सेना को खुली छूट दी। नतीजा रहा कि हमने उनको सबक सिखाया, और 65 के बाद वो बैठे रहे। जब 71 में वो जब ईस्ट पाकिस्तान में जब गड़बड़िया करते हमें सेना भेजनी पड़ी। ये उसके बाद से पाकिस्तान समझ गया कि हम कितने सक्षम हैं। और ध्यान रहे पंत जी, आप इस बात से एग्री करेंगे कि 1962 के सर्दियों में चीन के हाथों हम बुरी तरह पराजित हुए थे, और 2-2.5 साल के अंदर में 65 में पाकिस्तान से हुए। इस बीच में हमारी कोई बड़ी सैनिक तैयारी नहीं हुई थी, हमारे पास कोई आर्सेनल बढ़ नहीं गया था, नई शक्तियां नए हथियार मेरे पास नहीं थे। उन्हीं हथियार के साथ, उन्हीं सेना के साथ भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक जो नेतृत्व था उस समय देश में, उसने अपनी सेना पर विश्वास किया, उसको खुली आजादी दी, उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और पाकिस्तान को मुक्का खिला दी। आज जो स्थिति बनी, यह बात जो आम भावना सभी है कि यह जरूर है कि आखिर कब तक मैंने पहले कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं होता है, लेकिन जब हम फौज तैयार करते हैं, युद्ध के लिए तैयार करते हैं, हम ऐसे ही भले ही बोल देते हैं कि हम शांति के लिए करते हैं। जब परमाणु बम भी बने तो यह कहा गया कि शांति के लिए इसका उपयोग होगा। जब हथियार है तो उसका उपयोग शांति के लिए नहीं होता है। ऐसे ही मौका पर होता है जब बार बार हमारा निर्दोष, हम संख्या 1, 2, 4, 5 की बात नहीं है, अगर एक निर्दोष नागरिक भी मारा जाता है तो देश पर चोट पहुंचती है, देश का संबंध है। ऐसे में पंच, मैं आपसे आखिरी बार जानना चाहता हूं कि भारत आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा
क्योंकि यह तय है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। 1947 से लेकर आज 2014 के अंत तक भी हम यही देख रहे हैं। 67 साल हो गए। बिल्कुल। क्या हम इस स्थिति को लगाते हैं यथावस्थ स्थिति बनाए रखेंगे? यथास्थिति और हमेशा नुकसान नहीं। देखिए, यथास्थिति तो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन युद्ध एक अंतिम जो है उद्देश्य होना चाहिए था जी। अंतिम उद्देश्य होता है हमेशा से। पहले हम एक्सप्लोर करते हैं कि सुलझा बातचीत से मामला सुलझ जाए, तब हम अंतिम मुद्दे, क्योंकि युद्ध की विभीषिका बहुत भयानक होती है आप कई अर्थों में। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी सही है, ये बात भी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप कब तक आप उसको सहोगे, कब तक उसको सहोगे, क्योंकि एक जो है कि एक हद होती है हर चीज। 67 साल हो गए, और जी हाँ, 67 साल हो गए। लेकिन हमें देखना होगा कि किस स्तर की जो है ये घुसपैठ हो रही है, क्या वाकई उनका इंटेंशन क्या है, हमारी तरफ से भी क्या रिस्पॉन्स हुआ है, और पूरे मुद्दे को देखना पड़ेगा। दूसरा भी देखिए, एक एंगल और इसमें हमें देखना पड़ेगा। अचानक जो बढ़त आई है, अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, हमने अपना रक्षा जो है क्षेत्र खोला है विदेशी कंपनियों के हथियारों के लिए। बिल्कुल, अमेरिका की नीति होती है हमेशा कि वो युद्ध की स्थितियां पैदा करके अपने लिए जो है जो युद्ध का सामान है उसका बाजार तो हम उसके हाथों खिलौने के बने तो बन सकते हैं। देखिए, हमेशा हम बनते रहे हैं। अमेरिका जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है। अमेरिका ने जब इवन जो मुंबई में जो आतंक का हमला हुआ था, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका कहा कि हमारा साथ दीजिए, लेकिन अमेरिका ने कभी साथ नहीं दिया हमारा। जो पाकिस्तान की तरफ से हमारा अटैक मुंबई में हुआ था, रिचर्ड हेडली वही अमेरिका में थे, वही अमेरिका को पूरा सपोर्ट मिला, उनको यहां नहीं भेजा गया। ये तो तय है, तो ये है कि तो आज की स्थिति में देखिए विनोद जी, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं, ताकि हम उसके शिकार न हो जाएं। अमेरिका की एक रणनीति होती है कि अपने बाजार के लिए आप अगर आपको जरूरत पड़े तो देश को दो देशों को लड़ा भी दो। ठीक है, ये हमेशा आप देखिए, समय मेरा समाप्त हो रहा है। इराक में भी देखा, अफगानिस्तान में भी सवाल देखा। पूछना है आपसे, आखिरी सवाल। पाकिस्तान की ओर से हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीमा का उल्लंघन हमने किया है, और दूसरा एक चेतावनी भरे लहजे में हालांकि संदेश दिया जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि दो परमाणु देशों के बीच तनाव अच्छी बात नहीं है। क्या नहीं लगता कि इसमें कोई ना कोई चेतावनी छिपी हुई है? निश्चित रूप से आप देखिए, लेकिन एक तरफ से ये भी लग रहा है कि उनको लग रहा है, ये भी वो जान रहे हैं, चेतावनी तो है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा वहां भी एक राष्ट्रवाद है। देखिए, वहां भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कम नहीं है, और मौका, हम एक न्यूक्लियर शक्ति है, मौका लगा तो हम भी बदला ले सकते हैं, और हम ऐसे नहीं भारत को रहने देंगे। लेकिन साथ ही वो ये भी जानते हैं, उसी स्टेटमेंट जो उनका है उसमें ये भी कि हम दोनों न्यूक्लियर ताकत है, और जो है अगर हम युद्ध की स्थिति में आते हैं तो ये दोनों ही देशों के लिए विनाशकारी होगा। दोनों देश बहुत धन्यवाद जी। अब चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन अब जो स्थिति बनी है यह ठीक है कि युद्ध कोई समाधान नहीं होता है, और चूंकि भारत शांति अमन पसंद देश है, वह तो कतई नहीं चाहेगा। लेकिन जो सामान्य जो जन भावना है, पूरे देश की जो जन भावना है, वह इस रूप में उभर रहे कि आखिर कब तक। पहले उसने चिकोटी काटा, सिर काटा, और हमारे ऊपर अब वो गोलियां बरसा रहा है। तो आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि एक भारत एक बड़ा देश है, एक बड़ा राष्ट्र है, और हमारे यहाँ जो नई सरकार आई है उनसे लोगों की अपेक्षाएं काफी बढ़ी हुई हैं, सीमा सुरक्षा के मामलों में भी। ऐसे में अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से जवाब भारतीय सेना दे रही है पाकिस्तान को, उससे भी आगे बढ़ते हुए, अगर पहले हम शांति की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो सचमुच अब बहुत हो चुका है, ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए ताकि वो भविष्य में कभी हिम्मत भी नहीं करे हमारे साथ छेड़खानी करके। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी यह चर्चा समाप्त करते हैं, और अपने सभी अतिथि मिलाकर सुरेश वर्मा जी, पीयूष पंत जी, फातिमा जी, बाली साहब, सुभाष सावंत जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी राज चक्र में एक नए विषय के साथ, एक नए अतिथि विशेषज्ञों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।